नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आज हम यहाँ रूबरू हो रहे हैं विभा तिवारी जी से और पूर्णिमा सिंह जी से, जो कि ओमान से हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली टाइम की जो इशू रहता है उसके कारण हम लोग के लिए ये वाला टाइम ही सुटेबल रहा कि हम वहाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं और बाकी लोग अभी टाइम के इशू के कारण ही हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं। विभा तिवारी जी, पूर्णिमा सिंह जी, आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आरणी का, जैसे कि आप जानते हैं, आज 1 वर्ष पूरा हो गया है फेसबुक लाइव लगातार करते हुए। पिछले साल यानी 2020 में एक दिन से ही हमने आरंभ किया था और उस समय ये नहीं पता था कि ये कोरोना में इतना ज्यादा चलेगा कि हमें ऑनलाइन एक्टिविटीज में ही सिमट के रह जाना पड़ेगा। उससे पहले ऑफलाइन एक्टिविटीज काफी होती थी आरनी की। लेकिन कोरोना के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि आपदा में एक अवसर भी हमें मिला जिससे हम आप सब लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं। अदरवाइज तो कभी शायद ही मिलना होता, किसी पटल पर हम मिलते वही हमारी बात होती। लेकिन ये एक अवसर भी है हमारे लिए। और क्योंकि जो लगातार हमारा फेसबुक लाइव चलता रहा है तो उसमें कई कार्यक्रम हुए हैं और उसमें जो कार्यक्रम के द्वारा मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला वो था देश में निकला होगा चांद, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए था। और उस कार्यक्रम में मैं आप सभी से रूबरू हो पाई, आप सभी को सुन पाई, आप सभी से परिचय मेरा हो सका। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप दोनों का। और अब मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। तो विभा तिवारी जी, सबसे पहले आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार मीनू जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतने अच्छे पटल की स्थापना की। आप एक बहुत ही अच्छे संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए पटल की अध्यक्षा हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपदा में अवसर की बात आपने बहुत अच्छी कही कि जहाँ सारी जिंदगी, सबकी जिंदगी रुक गई थी और ज्ञान और संस्कृति का और हर तरह का प्रवाह, दोस्ती, मित्रता, लोगों से मिलना जुलना, व्यापार, सब कुछ रुक रहा था। उस समय में साहित्य को लेकर आपने एक नई श्रृंखला शुरू की जिसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में रहने वाले जो प्रवासी हिंदी प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनके लिए आपने देश में निकला होगा चांद के अंतर्गत हमें भी मौका दिया मंच साझा करने का, अपने विचार रखने का। और ये बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ साहित्य था जिसने हमें आपसे जोड़ा, वरना हम कहाँ थे और आप कहाँ थे। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया भी करते हैं। मैं कई वर्षों से हम लोग यहाँ ओमान में रह रहे हैं। जब मैं आई यहाँ तो एक लेक्चरर के तौर पे मैंने एक कॉलेज में ज्वाइन किया। मैं साइंस और कंप्यूटर्स पढ़ाती थी यहाँ। फिर पठन पाठन और कुछ वर्षों के बाद फिर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती गई और फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था। और उसके बाद सोशल क्लब ओमान से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविटीज में थी और फिर आरणी साहित्य समूह से जुड़ने के बाद जो साहित्य के प्रति रुचि थी उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ। हम लोग पोइट्स एंड लिटरेरी ग्रुप जो है उससे भी जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। पिछले 1 साल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, काव्य पाठ, साहित्य से जुड़ी हुई परिचर्चाएं, और उससे बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला और खाली समय का बहुत सदुपयोग हमने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मीनू जी। आप म्यूट हो गई हैं। मीनू जी आप म्यूट हो गई हैं। मीनू जी आप जी, जब भी हमें समय मिलता है तो डेफिनेटली हमारा जो दिमाग है उसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है और साहित्यिक गतिविधियों में जब हम रत रहते हैं तो ये जो शक्ति है वो और ज्यादा विस्तार ले लेती है। तो इस तरह से हम सभी की साहित्यिक गतिविधियां जो बढ़ी हैं इस समय में, तो एक तरह से क्योंकि ये मानव मस्तिष्क ही है जो चाहता है कि हम कुछ नया करें, एक चीज को लेके हम बार बार बोर होते रहते हैं। तो इसी नया करने की पहल ये भी है, इस का प्रोग्राम भी है। और अब हम लोग पूर्णिमा सिंह जी से हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका।
नमस्कार मीनू जी, विभा जी, आपको भी नमस्कार। और आपका सबसे पहले मैं मीनू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने आज यहाँ बुला के हमको अवसर प्रदान किया। और इसके पहले भी मैं आरिणी वारिधि साहित्य समूह से जुड़ी हुई थी। पिछले साल जब देश में निकला होगा चांद, उसमें मैं प्रस्तुति दे चुकी हूँ अपनी। तो और मुझे इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें बड़ी विविधता है। मैं सुनती रहती हूँ, उसमें कभी कुछ लोग अपने लिखे हुए भजन भी गाते हैं, कविताएं भी होती हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी विविधता है। मतलब जनरली समूहों में क्या होता है कि सिर्फ कविताएं होती हैं। तो इसकी विविधता मुझे बहुत पसंद है। मीनू जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की योजनाओं के लिए आपको शुभकामनाएं भी। और आपने जो ये 1 साल में अनवरत आपका जो प्रयत्न है, उसको नमन करती हूँ। कि होता क्या है, ग्रुप शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाते हैं, लोग उसमें ध्यान देना कम कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो अनवरत अपना ये सतत प्रयास जारी रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के योजनाओं के लिए, जो भी आप लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत अपने परिचय के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जी अपने परिचय में बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं 15 वर्ष से मस्कट में रह रही हूँ। हिंदी अध्यापक एक बहुत बड़े कवि थे, और वो अवधी में लिखते थे, अवधी भाषा में। क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ, तो दादाजी मेरे अवधी में लिखते थे। 2 खंड काव्य भी लिखे उन्होंने, जो प्रकाशित हुए। और उसपे 1 खंड काव्य पे तो उनको मलिक मोहम्मद जायसी नेशनल पुरस्कार मिला था जी। और वो अब मैं उसको उन खंड काव्यों को अनुदित करने की कोशिश कर रही हूँ। खड़ी बोली नहीं है, लेकिन उनके खंड काव्य अभी भी मेरे पास हैं। और शायद उनका ही आशीर्वाद, वो उनकी बड़ी तमन्ना थी मरते दम तक कि मैं लिखूं, लेकिन मैं उनके सामने लिख नहीं पाई। पता नहीं ऐसा क्या था, पढ़ाई में उलझी रही ऐसा। और उसके बाद जब भी, लेकिन मैं आज भी कविता लिखती हूँ तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मैं महसूस करती हूँ अपने ऊपर। और वो जहां भी हैं वहां से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो आप लोग मुझे शुभकामनाएं दें कि मैं अपनी जो योजनाएं हमें पूरा कर सकूं। इतनी व्यस्तता तो रहती है, लेकिन ये सब भी साहित्य के लिए आप लोगों की रुचि देख के मैं भी थोड़ा इसमें अपना रुझान डाल रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है मीनू जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छा आप लिख रही हैं, और आपकी जो सारी योजनाएं हैं वो सबको आप क्रियान्वयन कर सकें, मूर्त रूप में सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकें प्रॉपर में, और आपकी जो भी मंजिल है उसे आप पा सकें। ये बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से और पूरी आर्मी की टीम की तरफ से। अब हम क्योंकि आज साहित्य का जो उत्सव है वो भी मना रहे हैं, तो इसलिए चाहूंगी कि आप, सबसे पहले मैं विभा जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि आप एक रचना इस पटल पर प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्यों जी फोन चार्ज नहीं हो रहा है, घंटा ही जी मेरे माइक ऑन है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद काव्य पाठ का अवसर प्रदान करने के लिए। और जैसे कि समय की बाध्यता है, तो मैं एक कविता सुनाऊंगी, छोटी सी, 4-5 मिनट की, शायद उससे भी कम हो। तो ये आपका जो साहित्य वारिधि ग्रुप जो है, ये एक सकारात्मकता लिए हुए आया था, एक सृजन लिए हुए आया था। तो मेरी कविता भी थोड़ी सी सकारात्मक है, जो एक उम्मीद को दिखाती है कि प्रयास छोटा ही हो लेकिन वो आगे जाके फलीभूत होता है, अगर मंशा सही है तो मेरी कविता का शीर्षक है दीपक का जोड़ा। सही बात। सुबह होती है पूरब में जरा लाली सी छिटकेली, किसी मौके में बैठे दीप 2 बस टिमटिमाते हैं। तभी एक भोर का तारा चमक इतरा के ऐंठा था, हंसा उन पर कि जो 2 दीप काले टिमटिमाते थे। अरे कालिक पुते मौकों से तुम क्या मुस्कुराते हो, छुपो जाओ कहीं पर तुम के राजा सूर्य आते हैं। बहुत शानदार। और ये संवाद जो है एक भोर के तारे के और एक दीपक के रूप में है, दीपक और भोर के तारे के बीच में है। और अक्सर जो होता है, भोर का तारा इस बात का प्रतीक है कि जो शक्तिमान है
जो सर्वशक्तिमान है वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, पर उसकी परछाई में रहने वाला जो है वो ज्यादा अकड़ता है। वो अकड़ का प्रतीक है और ये सतत प्रयास का प्रतीक है दीपक। तो अरे कालिक पुते मोको से तुम क्या मुस्कुराते हो, छुपो जाओ कहीं पर, तुम के राजा सूर्य आते हैं, ठठा हंसते हो तो मुझ पर। कौन हो जो यूं चमकते हो, जरा परिचय भी दो अपना, जो तुम्हें सूरज से मिलना हो। कि मैं संदेश वाहक हूँ, जरा सज धज के आओ तो सुनो चारण। क्षमा कीजिएगा, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आज। सुनो चारण के हम आशीष और आशा के दीपक हैं कि हम सुनो चारण के हम आशीष और आशा के दीपक हैं कि हम जिस दिन जगमगाते हैं। ये सूरज रोज ढलते हैं, ये चंदा घटते बढ़ते हैं, मगर मोकों में बैठे हैं तम से हम दिन रात लड़ते हैं। किसी गृह स्वामिनी गृहस्थ का आशीष है हम, दो निरंतर प्रेम और विश्वास के ईंधन पे पलते हैं। स्वयं को सूत्रवत करके जो हम बाती से मिलते हैं, स्वयं को सूत्रवत करके जो हम बाती से मिलते हैं, तभी हम पूर्ण ज्योति पुंज बनकर यूं दमकते हैं। कभी जब गोधूली के बीच में तमराज की दस्तक, कभी जब गोधूली के बीच में तमराज की दस्तक, तभी तीली से एक संस्कृति के हम जोत पाते हैं, तभी तीली से हम एक संस्कृति के जोत पाते हैं। ये काजल देखते हो जो हमारे श्रम का फल है, ये लड़े हैं हम अंधेरों से, ये उसका ध्वज सजाए हैं। कि जो दीपक जलेगा तो उसके आसपास कालिक होगी। तो ये काजल देखते हो जो हमारे श्रम का फल है, ये लड़े हैं हम अंधेरों से, ये उसका ध्वज सजाए हैं। ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे आने, हमारी रोशनी से डर के वो ही बिल में सिमटे थे। ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे, उल्लू जो है वो दुर्भाग्य का प्रतीक है, तो हमारी रोशनी से डर के ही वो बन में सिमटे थे। निशाचर भी निराशा की बड़ी परछाइयां लाए, हम ही ने टिमटिमाकर उनको हर पल दूर रखा था। और निशाचर को भी रोशनी से प्रॉब्लम होती है, तो निशाचर भी निराशा की बड़ी परछाइयां लाए, हम ही ने टिमटिमाकर उनको हर पल दूर रखा था। तुम्हारा चांद भी कल रात को जब बादलों में था, तभी हम आस के दीपक सभी को राह देते थे। ये काजल की पताकाएं हमारे लौ ने जीती हैं, कि अब सूरज भी चमकेगा और धरती खुल के गाएगी। पताकाएं ये काजल की सभी सर पे सजाएंगे। और ये जो काजल की पताकाएं हम लगाते हैं, पंख, कि ये काजल की पताकाएं सभी सर पे सजाएंगे। बुरी नजरों से तब ये ही पदक उनको बचाएंगे। कि सूरज, धन्यवाद, तभी सूरज के रथ पे 7 घोड़े दौड़ आते थे, तभी सूरज के रथ पे 7 घोड़े दौड़ आते थे। उन्हीं की टाप से दीपक पे कुछ कुछ धूल उड़ती थी, दिए का तेल बाती भी जो अब कुछ कुछ शेष होता था। थके दीपक के आंखें मूंद कर विश्राम करना था, तभी सूरज ने अपनी तेज से यूं रश्मियां फेंकी, तभी सूरज ने अपनी तेज से यूं रश्मियां फेंकी। अंधेरे भोग भी तब जी उठे थे, खूबसूरत थे। सुनो दीपक तेरा आभार है सूरज की लाली पर, मेरी अनुपस्थिति में जग को तुम राहें बताते हो। ये अभिवादन भी ले लो और कुछ विश्राम कर लो तुम, कि सारी रात जगना है तुम्हें फिर तम से लड़ना है, कि सारी रात जगना है तुम्हें फिर तम से लड़ना है। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी, और एक सकारात्मक संदेश देती हुई आपकी रचना है कि यही एक तरह से हम अभी देख रहे हैं कि यही मानव जीवन भी है, कि हमें लड़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। तो इसी चीज को आपने दीपक के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और अब मैं आमंत्रित करूंगी पूर्णिमा सिंह जी को कि आप एक गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका।
जी धन्यवाद मीनू जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरे राम। मैं सुना सकती हूँ मीनू जी, इस पटल पे राम के बारे में कोई कविता पढ़ सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं, पढ़ सकते हैं आराम से। धन्यवाद। तो राम के बारे में ये कविता लिखी और मैंने ये जो शिलान्यास हुआ है अयोध्या में, उसका एक मानस काव्य चल रहा है, उसमें भी भेजी है मैंने ये कविता। तो उन लोगों ने मांगी थी तो मैंने ये कविता भेजी अपनी राम के बारे में। तो ये जी जी। कविता कुछ इस प्रकार है। पिता के वचनों को निभाने भटकते वन में, पिता के वचनों को निभाने भटकते वन में, सौतेली माँ के भी सम्मान को बढ़ाते हैं, सौतेली माँ के भी सम्मान को बढ़ाते हैं, जो स्वयं में ही है परिभाषा पुरुषोत्तम की, जो स्वयं में ही है परिभाषा पुरुषोत्तम की, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं। धन्यवाद। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सिखा गए वो हमें पुत्र धर्म होता क्या, बता गए कि कैसे जीना है हमको जीवन, सिखा गए वो हमें पुत्र धर्म होता क्या, बता गए कि कैसे जीना है हमको जीवन, रह के विरक्त वो विलासिता के जीवन से, रह के विरक्त वो विलासिता के जीवन के से, छोड़ के राज्य हंसते हंसते वन को जाते हैं, छोड़ के राज्य हंसते हंसते वन को जाते हैं, जो स्वयं में ही है परिभाषा पुरुषोत्तम की, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ प्रकार है। राम खुद धर्म है और राम स्वयं नीति है, राम खुद धर्म है और राम स्वयं रीति है, राम एक सोच है और राम स्वयं नीति है, राम खुद धर्म है और राम स्वयं रीति है, राम एक सोच है और राम स्वयं नीति है, त्याग क्या होता है और त्यागी किसे कहते हैं, लोग लेक्चर देते हैं त्याग करो, लेकिन जो खुद त्याग करके संदेश दे गया उसने कुछ नहीं कहा कि करो, वो है और त्यागी किसे कहते हैं, त्याग क्या होता है और त्यागी किसे कहते हैं, त्याग सर्वस्व हमको त्याग वो सिखाते हैं, त्याग सर्वस्व हमको त्याग वो सिखाते हैं, जो स्वयं में ही है परिभाषा पुरुषोत्तम की, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं। और अंतिम पंक्तियों में जरूर आपको ये अंतिम पंक्तियां जरूर आपके दिल को जाएंगी, बहुत मैंने भी बहुत दिल से लिखी थी। क्या अग्निदाह समय राम ना जले होंगे, अग्नि परीक्षा के समय, ठीक है उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, हम इसका कोई प्रमाण नहीं, मैं नहीं जानती हुई थी अग्नि परीक्षा या नहीं होती है, लेकिन अगर हुई भी थी तो क्या राम अंदर अंदर नहीं जल गए होंगे अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेते हुए? क्या अग्निदाह समय राम ना जले होंगे, क्या सीता त्याग पे 100 बार ना मरे होंगे? कुछ लोग प्रश्न उठा देते हैं कि उन्होंने, अगर वो पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया, लेकिन कितना त्याग था उसमें, कितना दिल पे पत्थर कैसे रखा होगा उन्होंने, ये चीज। क्या अग्निदाह समय राम ना जले होंगे, क्या सीता त्याग पे 100 बार ना मरे होंगे, करके स्थापना समाज में मर्यादा की, करके स्थापना समाज में मर्यादा की, मिटा के अपने को कर्तव्य वो निभाते हैं, मिटा के अपने को कर्तव्य वो निभाते हैं, जो स्वयं में ही है परिभाषा पुरुषोत्तम की, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं, धुरी है धर्म की वो राम कहलाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत ही शानदार रचना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने जो आप जो जो हम महसूस कर रहे थे, जो उनके राम जी के मन की जो पीड़ा है उसको आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको।
और बहुत, अब ये पंक्तियां मैंने लिखी थी, किसी ने किसी ग्रुप में किसी ने डाल दिया था कि मतलब नारी को हमेशा छला गया, कभी अग्नि परीक्षा ली गई, कभी त्याग किया गया, कभी। तो मैंने सोचा कि एक ही पक्ष नहीं देखिए, आप दूसरा पक्ष भी देखिए उसका। तो मैंने उनके जवाब में ये पंक्तियां लिखी थी, फिर ये कविता पूरी हो गई मेरी। सही बात है। मैं तो रामचरितमानस पढ़ रही हूँ जब से, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें लिखा ही हुआ है कि भगवान कहते हैं कि जब 13 साल पूरे हो गए, और वो एक प्रसंग है ना कि भगवान बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, तो एक कौवा आके माता के चरणों को, तो वो बोलते हैं कि अभी आखिरी समय आ गया है, वनवास खत्म हो रहा है, तो ऐसा है कि तुम अग्नि महु करहु निवासा, क्लियर ये वर्ड लिखा हुआ है कि तुम बहुत तेजवान हो सीता, तो तुम्हारा तेज जो ये निशाचर और ये है ना, ये नहीं सह पाएंगे। तुम धरती की पुत्री हो, तुम अग्नि का तेज है, तो तुम अग्नि में निवास करो। क्योंकि उनको पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, ये निशाचर हमारे लौटने से पहले हम पे आखिरी बार आक्रमण करेंगे। और सीता अग्नि के पास चली गई थी, और आखिर में जब वो आती भी हैं, तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण सीता माता खुद कहती हैं कि लक्ष्मण आप बहुत प्रतापी हैं, तो आप अग्नि का आह्वान करो, जिसको लांग के मैं पूर्ण शक्ति स्वरूपा होके फिर प्रभु के पास वापस जाऊं। ऐसा मैंने पढ़ा रामचरितमानस में, जो मुझे समझ में आया, क्योंकि वो इतनी तेजस्विनी थी कि उनको कैद करके रखना किसी निशाचर के, किसी के भी हाथ में नहीं था। तो अगर वो वन चली भी गई है, मतलब बाद में जो उत्तर रामायण में कहते हैं कि वन चली गई, हालांकि वैसा रामचरितमानस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, और मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी भी नहीं है, तो मैं कैसे फेसबुक वाले ज्ञान से मैं कैसे कह दूं कि वो सच में चली गई थी। बहुत सारी चीजें गलत पूरी इंटरप्रेट हो गई हैं, बहुत सारी चीजें कुछ अलग रूप में इंटरप्रेट हो गई हैं शायद, इसलिए। बिल्कुल, तो चली भी गई थी तो अपने मन से चली गई होंगी, हो सकता है। अगर उनको नहीं जाना होता तो अपने पिता के घर चली जाती। इतने बड़े जनक राजा थे, कई बार, वो 3 बार मैंने पढ़ा है, 3 बार उनको बुलाया गया है। जनक राजा जनक कहते हैं कि मत जाओ, मायके रहो, ससुराल रहो, लेकिन तुम मत जाओ जंगल में। पहले भी कहते हैं, दशरथ जी भी कहते हैं, और जनक जी जंगल में जाते हैं उनसे मिलने, वो भी कहते हैं, और उनको रहना था, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पति के आन पर कोई आंच ना आए, जब उन्होंने समझौते किए हैं, सारा तो ये उनकी अपनी मर्जी थी, ऐसा नहीं था कि उनको नहीं रहना था, उनको अपना था, ठीक है, मुझे नहीं सुनना, पति का कोई शिकायत करे, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं शांति तो मैं से जिस अपने खंड बच्चों का को पालना चाहती हूँ। अनुवाद कर रही हूँ, मैं जिस खंड का आपका अनुवाद कर रही हूँ, दादाजी की बुक है, वो सीता जी के ऊपर ही है, धरती की धिया, मतलब धरती की बेटी। तो सीता जी का पूरा शुरू से बचपन से लेके और उनके पूरा उसमें चरित्र, जब तक वो धरती में समाई है ना, तो भगवान करे जल्दी से मेरा पूरा हो और मैं उसको प्रकाशित करवाऊं। आप लोग बिल्कुल, बहुत दुआ बहुत करें जल्दी हो जाए। सही चीजें सामने आनी चाहिए, और इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद ही पढ़ लेना चाहिए। जो दूसरे हैं वो अपने भाषा में अपनी नजरिए से समझाते हैं, और इतना आसान है, सारी किताबें उपलब्ध है, तो क्यों ना पढ़ी जाए। देखिए जो टेलीविजन पे वो भी बहुत अच्छी, मतलब उसमें हर चीज को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था, एनालाइज किया गया। तो वो भी यदि हम देखते रहें, देख लें, तो उससे भी हमें काफी चीजें मिलती हैं, जैसे कि यदि पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो उस समय। चलिए, अब हम अपनी इस मुलाकात के अंतिम छोर पर आ गए हैं, और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने आरणी महोत्सव का आयोजन किया है, तो आप सभी के मन की बात आरणी के लिए मैं जानना चाहूंगी। आपसे फिर करूंगी आपसे। बहुत ही खूबसूरत मंच है, बहुत ही पवित्र मंच है, और जब हमने वो किया था, देश में निकला होगा चांद, तो एक बहुत ही उत्सुकता थी कि कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे काव्य पाठ करने के लिए, और हम नियमित रूप से सुनते थे शाम को वो, जब वो आता था। और देश विदेश के कवि और सारे जो भारतीय संस्कृति और भाषाओं से हमारे जो जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, हमें पता चला कि कहीं भी लोग हैं जो साहित्य प्रेमी है, संस्कृति प्रेमी है, उनके विचार एक जैसे ही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अपनी भाषा को, अपनी धरती को मिस करते हैं, सारे लोग ऐसा सोचते हैं। और इससे एक आत्मविश्वास की भावना भी आई, और एक क्या कहेंगे उसको, मतलब एक हिम्मत आई कि चलो, हम अकेले नहीं है जो ऐसा फील कर रहे हैं या बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, और फिर भी अपने कर्तव्य पथ पे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। तो एक आत्मविश्वास भी इसने बहुत ज्यादा बढ़ाया, सिर्फ साहित्य और कविता के क्षेत्र में नहीं, सामान्य जीवन में भी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा।
इस मंच से जुड़ने के बाद। और आगे के कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही अपने मंच का संचालन करते रहिए। और संस्कृति की भी बात है कि मैं सुबह से देख आपकी कि नृत्य, छोटे छोटे बच्चे जो है वो नृत्य कर रहे हैं, क्लासिकल डांस हो रहा है, फिल्मी गाने गा रहे हैं, सुबह से लाइव आ रहे हैं बच्चे, वीडियो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा खुला हुआ मंच है, बहुत पॉसिबिलिटीज है इस मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने मन की बात रखी आर्नी के लिए, और आर्नी के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्णिमा जी को कि वो भी अपनी मन की बात रखें आर्नी के लिए, इस पटल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जी धन्यवाद मीनू जी। मैं मेरे साथ क्या है कि मैं जब मैं उस प्रोग्राम में भी आई, देश में निकला होगा चांद, और आज भी जैसे मैं आ रही, मुझे ना बड़ा सकारात्मक वो मिलता है, वाइब्स मिलती हैं हमको, मुझे यहाँ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे आपके मंच से हमेशा से। और ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना पूरे वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार किया है। पूरे विश्व से कवि जुड़े थे आपके देश में निकला होगा चांद। वो इतना बड़ा प्रोग्राम था और इतने आराम से हो गया। शायद जब विचार बहुत अच्छे हों, सकारात्मक हो और दिल बहुत साफ हो, तो शायद प्रोग्राम तो सफल होना ही होना है। तो आप इतने अच्छे से आप लोग उसको कंडक्ट करते हो। जितने आयोजक हैं, संयोजक हैं, आपके साथ भी लोग, जो आपकी पूरी टीम, आरणी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ और उनके प्रयास को नमन करना चाहती हूँ कि ये सकारात्मकता ऐसे ही बनाए रहे, क्योंकि मुझे इस मंच पे आके बहुत सकारात्मकता फील होती है। मैं जब भी आती हूँ मुझे ऐसा लगता है बहुत सकारात्मक वाइब्स, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो बड़ा अच्छा है। बात ऐसे ही अपना विविधता बनाए रखें और हम लोगों को ऐसे ही अवसर देते रहे, हम लोग ऐसे जुड़ते रहे, अपने विचार व्यक्त करते रहे। मुझे भी अच्छा लगता है कि सभी लोगों से रूबरू हो पाते हैं, क्योंकि अब यही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एकमात्र एक तरीका है अभी मिलने का। तो मैं भी मिलना चाहूंगी, और जब कोरोना के बाद सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएंगी तो कोशिश ये भी रहेगी कि हम ऑफलाइन मोड में भी मिल सके। भोपाल में जो भी मैं उनको आमंत्रित करूंगी। जरूर जरूर, लोग मिलना चाहते हैं, बहुत उत्सुकता है मिलने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार विभा जी आपका भी और पूर्णिमा जी आपका भी कि आपने आमंत्रण। और आज के कार्यक्रम का जो आपने मन की बात नाम रखा, तो मन की बात तो यही है कि आज पूर्णिमा जी ने भजन गाया, क्योंकि बहुत सारे मंचों पर ये होता है, सीमित होता है दायरा कि आप धर्म का नाम, धर्म का या इनके आगे ले, इसीलिए हमने इनके आगे ले ली कि मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती, अपना राजनीतिक या धार्मिक पक्ष आप नहीं रख सकते। तो खैर राजनीति की बात तो करनी नहीं है, जब बात सकारात्मकता की होती है तो राजनीति को किनारे कर देते हैं, लेकिन धर्म को कैसे छोड़ेंगे। वही बात जी, सकारात्मकता इतनी है कि मैं हिम्मत कर पाई पढ़ने की। हर जगह नहीं पढ़ पाती हूँ इसको, मैं हर जगह नहीं पढ़ती, पहले पूछ लेती हूँ मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। शायद ही मैंने किसी मंच पे इसको अभी तक पढ़ा है, शायद ही मैंने अभी तक इसको किसी मंच पे पढ़ा। ये मेरे मंच की खुशनसीबी है कि प्रभु राम जी का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक जिसे बोला जाए वो हूँ। और आपने देखा होगा भजन का कार्यक्रम भी इसीलिए लगातार चल रहा है, निर्बाध रूप से चल रहा है। तो मुझे जी भगवान का तभी हम कुछ कार्य कर पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, और प्रभु की इच्छा है कि आप सभी से रूबरू हो पा रहे हैं। और प्रभु ऐसी इच्छा हमेशा, प्रभु का ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम लोग सभी मिलते रहें, जहाँ रहें स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और अपना आप सभी का परिवार, हम सभी का परिवार, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ हो। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वस्थ होने की। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।